तो इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स का मतलब आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ आता नहीं है इनकम टैक्स में, फिर भी हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक बातें सीखेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि इनकम टैक्स कहाँ से आया। तो बहुत पहले 1860 में इनकम टैक्स पहली बार इंडिया में लगाया गया था। वैसे तो हजारों सालों से राजा महाराजा अलग अलग टाइप का टैक्स लगाते रहे, लेकिन एक्चुअल में इनकम टैक्स जो आया वो 1860 में आया, सर जेम्स विल्सन ने लगाया। और ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जो आई थी, फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुई थी 1857 में, उसके बाद में पैसे की जरूरत पड़ी तो इनकम टैक्स लगाया गया था। ये बिल्कुल ही ब्रिटिश इनकम टैक्स की तरह था, बिल्कुल जैसे ब्रिटिश का इनकम टैक्स एक्ट था वैसे ये एक्ट था। और बाद में इसमें अमेंडमेंट होते गए। फिर 1916 में इसमें ग्रेड सिस्टम लाया गया, मतलब जिसकी ज़्यादा इनकम है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी कम इनकम है उस पर कम टैक्स लगेगा। और फिर सुपर टैक्स लगाया गया 1917 में, जिसकी इनकम 50,000 से ज़्यादा है, मतलब 1917 में जिसकी इनकम 50,000 से ज़्यादा, मतलब आज की डेट में ये मान लो करोड़ों अरबों रुपए से ज़्यादा की इनकम जिसकी थी। फिर बाद में इसमें चेंजेस होते गए और इंडिया में आज़ादी के बाद में 1961 में एक हमारा जो अभी हम प्रेजेंट एक्ट पढ़ रहे हैं वो लाया गया। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है और इनकम टैक्स रूल बनाया गया 1962 में, जो 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुए। तो ये वहाँ से ये सब चलता हुआ आ रहा है। हर साल चेंजेस होते हैं इसमें, लेकिन बेस वही है 1961 वाला। अब इसमें हम कुछ बातों के बारे में समझते हैं, कुछ डेफिनेशन देखते हैं क्या क्या नाम है। जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में हमें बताया गया है असेसी कौन होता है। पहले मैं आपको डेफिनेशन में जाने से पहले बता दूं, इन शॉर्ट असेसी का मतलब यही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी इंसान ने टैक्स देना है तो वो असेसी है, किसी ने इनकम टैक्स पेनल्टी देनी है, इंटरेस्ट देना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी को नोटिस भेजा, वो सब लोग असेसी है। तो जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक है वो सब असेसी है, जिसकी इनकम कंप्यूट कर रहे हैं वो असेसी है। तो असेसी मीन्स ए पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। तो किसी इंसान को टैक्स देना है या कोई और पैसा देना है तो वो सब असेसी है। और फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द इनकम और इनकम बाय एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम ही इज असेसेबल। इसका मतलब क्या है? प्रोसीडिंग ऑफ हिज इनकम, या तो मान लिया मैं हूं तो मैं कौन हूं? मैं अपनी इनकम कंप्यूट कर रहा हूं, मैंने इनकम पे टैक्स देना है तो मैं असेसी हूं। लेकिन अगर मान लिया मेरा कोई माइनर चाइल्ड है, उसकी इनकम है, तो मेरे मैं उसके बिहाफ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टैक्स जमा कराने जा रहा हूं, तो भी मैं असेसी होऊंगा, वो भी होगा और मैं भी होऊंगा। तो मतलब मैं खुद अपना टैक्स जमा करा रहा हूँ या किसी और का टैक्स जमा करा रहा हूँ। जमा कराने मतलब मैं उसके लिए लाइबल हूँ। जैसे इंडिया के बाहर कोई नॉन रेजिडेंट रहता है, उसने मुझे इंडिया में अपॉइंट कर दिया कि भैया मेरा सारा काम धंधा इनकम टैक्स से रिलेटेड आप देखो, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सब आप देखो, तो वो मैं भी एसएससी माना जाऊंगा। तो यहाँ पर इसलिए ये लिखा है, if proceeding has been taken for loss sustained by him or by such other person। तो अगर मान लिया मुझे लॉस हुआ है तो इनकम टैक्स का मतलब इनकम पे टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है लॉस हुआ है तो कुछ होगा ही नहीं, लॉस हुआ है तो वो लॉस भी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताऊंगा और अगले साल अपने प्रॉफिट को उस लॉस से सेट ऑफ कर लूंगा। तो लॉस हुआ है तो भी मैं असेसी हूं। इफ प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन फॉर रिफंड ड्यू टू हिम और एनी अदर पर्सन। आपने शायद कभी नाम सुना हो टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। होता क्या है, कई बार बहुत सारे समय पर हमारा पैसा टैक्स कट के गवर्नमेंट के पास पहुंचता रहता है। तो पता चला ईयर एंड में मेरा टैक्स बनता है 10,000 और गवर्नमेंट के पास पहुंच गया 15,000। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा पहुंच गया गवर्नमेंट के पास वो रिफंड मिलेगा मुझे। तो इसलिए लिखा है कि अगर रिफंड होना है तो भी जिस इंसान को रिफंड देना है वो भी एसएससी है। डीम्ड एसएससी, एसएससी माना हुआ किसी सिचुएशन में एसएससी है, या डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। मतलब कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस भेजा, मैंने जवाब नहीं दिया, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, जवाब नहीं दिया, या कोई इनकम टैक्स के हिसाब से मुझे काम करना मैं कर नहीं रहा हूं, तो मैं उस सिचुएशन में क्या हो जाऊंगा, डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। तो ये सब लोग असेसी माने जाएंगे एज पर
सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। अब बात करते हैं हम असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या होता है? देखिए, कोई न कोई हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो भी हमारा एक ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर, जो जनरली अप्रैल से मार्च तक चलता है। ऐसे ही इनकम टैक्स में भी ईयर चलते हैं, और यहाँ पर केवल असेसमेंट नहीं, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। मतलब एक साल है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। अब जब तक पूरा ईयर कंप्लीट नहीं होगा, आप उस पूरे ईयर की इनकम को असेस नहीं कर सकते। असेस करना मतलब कंप्यूट करना। तो जब तक पूरा ईयर कंप्लीट नहीं होगा, आप उसकी इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते। तो जब ईयर कंप्लीट होगा, उससे जो नेक्स्ट ईयर होगा, जो भी कोई इनकम जिसकी आपको इनकम कंप्यूट करनी है, कोई भी ईयर हो सकता है, उससे नेक्स्ट ईयर में ही उस इनकम को असेस करेंगे, और उस नेक्स्ट ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ईयर 25-26 ईयर की इनकम कंप्यूट करनी है। तो अगर आपको ईयर 25-26 की इनकम कंप्यूट करनी है, तो आपका असेसमेंट ईयर 26-27 होगा, क्योंकि 26-27 में ही आप 25-26 की इनकम कंप्यूट करेंगे। सपोज आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, क्योंकि जब तक पिछला साल कंप्लीट नहीं होगा, आप उसकी इनकम निकाल नहीं पाएंगे। मान लिया प्रीवियस ईयर है आपका 2030-31, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 31-32। अगर प्रीवियस ईयर है हमारा 2040-41, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 41-42। ऐसे ही कोई पुराना प्रीवियस ईयर था, सपोज 2015-16, तो उसका असेसमेंट ईयर था 2016-17। ऐसे ही अगर प्रीवियस ईयर 16-17 था, तो असेसमेंट ईयर 17-18। इन शॉर्ट, जिस ईयर की इनकम निकालनी है, उससे अगला साल असेसमेंट ईयर होता है, क्योंकि उसमें हम पिछले साल की इनकम को असेस करते हैं। तो यहां लिखा है असेसमेंट ईयर का मतलब है वो पीरियड जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, और ये प्रीवियस ईयर से बिल्कुल अगला साल होता है। तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल से अगला साल। तो ये तो कोई ऐसे बात समझ में नहीं आई। तो प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर होता है जिस ईयर की इनकम आपको कंप्यूट करनी है। तो जैसे मान लिया मुझे अभी अभी जैसे बताया मैंने, मान लिया मेरा प्रीवियस ईयर है 2051। तो जब तक ये पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इसकी इनकम कैसे निकालूंगा? तो जब ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसकी इनकम 2051-52 में निकालूंगा। ऐसे ही अगर ये 20 है 21, तो इसकी इनकम 21-22 में निकलेगी। तो ये अगर 2028-29 है, तो असेसमेंट ईयर 2029-30 होगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस ईयर क्या होता है उसकी भी अभी हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसकी इनकम कंप्यूट करनी है, और उससे अगला साल असेसमेंट ईयर होता है। अब ये बात है कि इनकम निकलेगी किसकी? इनकम निकलेगी पर्सन की, और पर्सन हम कह सकते हैं, पर्सन का मतलब है आप है, मैं हूं, हम पर्सन है। लेकिन इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब कुछ और है। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 231 में डेफिनेशन है पर्सन की, और इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब इसके अंदर ये इंक्लूड है, यही लोग होंगे। तो पर्सन वो है इनकम टैक्स में जिसकी इनकम निकाली जा सकती है। और इनकम किसकी निकलेगी? या तो कोई इंडिविजुअल है जैसे आपपुर में, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसे HUF बोलते हैं, जैसे फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, उसकी भी इनकम निकलती है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब सपोज HUF पार्टनरशिप फर्म मिलकर काम कर रहे हैं, HUF कंपनी मिलकर काम कर रही है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। क्योंकि ये सब पर्सन है, इनमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, तो उसे बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? मान लिया A और B 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं,
अब ए और बी दो मिलकर काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो पार्टनरशिप फर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे आपने कभी नाम सुना हो, जॉइंट वेंचर है, दो तीन लोगों का जॉइंट वेंचर है, मिलकर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अगर पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और वो सब इंडिविजुअल है, तो उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। लोकल अथॉरिटी होती है, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, वो सब लोकल अथॉरिटी होती है, उसकी भी अगर कोई इनकम है तो वो भी कंप्यूट होगी। इसके अलावा लास्ट है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके अलावा अगर और कोई है तो भी, जैसे कई बार क्या होता है, मंदिर होते हैं, रिलीजियस प्लेस होते हैं, या यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये सब ट्रस्ट होती हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं, तो इन सब की भी इनकम कंप्यूट होगी। और ये सब भी कौन है? ये सब भी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। प्रीवियस ईयर, जैसा मैंने आपको बताया था, जिस ईयर की हम इनकम कंप्यूट करना चाहते हैं उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। So the year in which income is earned as known as previous year. Income cannot be computed unless year is fully completed. जब तक पूरा साल खत्म नहीं होगा आप उसकी इनकम नहीं निकाल पाएंगे। तो द ईयर इनकम ऑफ विच इज कंप्यूटेड टू पे टैक्स इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। ये साल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल को। एंड कब होगा? 31 मार्च को। However, in case of newly set up business or profession or where assessee start earning for the first time, previous year start from the date when न्यू सोर्स ऑफ इनकम अर्न। तो पहला साल 12 महीने से छोटा हो सकता है, लेकिन अगले हर साल 12 महीने के होंगे, चाहे आपकी इनकम पूरे साल हुई है या नहीं। देखो, जैसे मिस्टर ए हैं, सपोज उनकी नौकरी पहली बार लगी 1 जुलाई को, पहली बार उनकी नौकरी लगी 1 जुलाई 2028 को मान लिया, तो उनका पहला प्रीवियस ईयर होगा 1 जुलाई 2028 से लेके 31 मार्च 2029। ये उनका पहला प्रीवियस ईयर ये होगा 9 महीने का, ना कि 12 महीने का। लेकिन आने वाले हर प्रीवियस ईयर पूरे 12 महीने के होंगे, चाहे उनकी बीच में नौकरी छूटे या कुछ भी हो, क्योंकि पहली बार इनकम होगी लाइफ में आपकी, तो वो उस दिन से स्टार्ट होगा ईयर जब आपकी पहली बार इनकम हो रही है। लेकिन आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर में हर साल पूरे 12-12 महीने के आपके प्रीवियस ईयर में काउंट होंगे। आपने बिजनेस शुरू करा तो भी हमारा जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ पहली बार, जिस दिन बिजनेस शुरू करा हो तभी से हमारा प्रीवियस ईयर शुरू होगा। हर प्रीवियस ईयर एंड होगा 31 मार्च को ही। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस शुरू किया 1 जुलाई को तो आप कहे जी मेरा ईयर एंड 30 जून को होगा, नहीं। इनकम टैक्स कहता है ईयर एंड तो 31 मार्च को ही होगा। तो पहला प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, आने वाले हर प्रीवियस ईयर 12 महीने के ही होंगे। नॉर्मली इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड एंड पेबल बाय द असेसी इन असेसमेंट ईयर। हमारा जब इनकम कंप्यूट होगी तभी तो हम अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा कराएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है ऐसे जब प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स जमा कराना पड़ता है, तो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो ये क्या है हमारे एक्सेप्शनल केस? सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस और नॉन रेजिडेंट। देखिए, एक आपको मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लिया एक यूएसए से शिप चला, यूएसए से एक शिप चला और वो शिप पानी के रास्ते से इंडिया में आया। इंडिया में उन्होंने सामान भी उतारा और लोगों को भी उतारा। तो जो इंडिया से उनको 20 लाख रुपए का रिवेन्यू आया। तो अभी हम एक रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि कौन सी इनकम पे किस इंसान को टैक्स देना है। लेकिन आप एक शॉर्टकट में ये एज्यूम कर लो, इंडिया से आपका कोई भी लिंक है पैसा कमाने में, तो आपको इंडिया में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये बात आप समझ लो। अब यूएसए की एक शिप है और वो इंडिया में आकर सामान और लोगों को उतार कर जा रही है और 20 लाख रुपए उन्होंने हमसे लिए उन लोगों से सामान के लिए या लोगों का। अब वो जब जाएगी तो इंडिया की गवर्नमेंट कहेगी ऐसे कैसे जा रहे हो भाई, आप इंडिया से पैसा कमा कर जा रहे हो तो इंडिया में टैक्स जमा कराओ। तो वो ये कहेगा भैया अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है, जब ये ईयर खत्म होगा असेसमेंट ईयर आएगा तो हम टैक्स जमा कराएंगे हिसाब लगाकर।
लेकिन वो तो नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट मतलब एक तरीके से मानो इंडिया में रहते ही नहीं है, वो बाहर के हैं। वो एक बार चले गए तो वापस आएंगे नहीं आएंगे भरोसा नहीं है। और कहाँ इंडिया की गवर्नमेंट पूरी दुनिया के लोगों को पकड़ती रहेगी। इंडिया की गवर्नमेंट से इंडिया के लोगों को ही नहीं पकड़ा जाता है। इंडिया में रहकर ही आप टैक्स जमा नहीं कराते हो, तो जो यूएस में चला जाएगा उसे टैक्स कैसे वसूल होगा? तो इसे कहेंगे ना भैया, ना तुम्हें जाने ही नहीं देंगे हम, तुम अभी जमा कराओ। ये कहेंगे भैया असेसमेंट ईयर तो आने दो, हम कहेंगे ना ना अभी जमा कराओ। कहेंगे कौन हिसाब लगाएगा? हम कहेंगे बड़ा सिंपल हिसाब है, इसको आसान बनाते हैं। कैसे आसान कैसे बनाते हैं? 7.5% आप टैक्स जमा करा दो, जो भी आपको पैसा मिला है उसका 7.5% आप टैक्स जमा कराओ और चले जाओ। बहुत आसान तरीका बता दिया। तो इसलिए ये एक्सेप्शन है उस रूल का कि भैया प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ही एक्सेप्शंस और भी है कि भैया जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर में ही टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ऐसे कोई सेक्शन 174 कहता है इंडिया कोई छोड़कर जा रहा है हमेशा के लिए। मान लिया मैं हमेशा यूएसए में सेटल होने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो वीजा वगैरह होता है उसमें लिखा होता है भैया कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अब मैं इस साल दिसंबर में जा रहा हूँ, जनवरी में जा रहा हूँ, साल खत्म होने में 1-2 महीना बचा और मैं इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अभी 10 8 9 10 11 महीने का जो टैक्स है वो 50,000 बैठता है मेरा। अब मैं जा रहा हूँ तो गवर्नमेंट को टैक्स तो वो मिलेगा ही नहीं। मैं फ्यूचर में अगर वापस नहीं आया तो ये कहेंगे भैया इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हो ना, या लंबे समय के लिए जा रहे हो, तो पहले इंडिया में टैक्स जमा कराओ उसके बाद ही जाओ। सेक्शन 174A, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फोन फॉर शॉर्ट पीरियड। मैं अभी जब पर्सन की डेफिनेशन बता रहा था तो मैं कह रहा था दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगर वो अलग अलग टाइप के पर्सन है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इंडिविजुअल है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएंगे। अब वो शॉर्ट पीरियड के लिए बने। मान लिया हमने दो दोस्तों ने मिलकर करा कि हम दिवाली पे पटाखे बेचेंगे। अब दिवाली खत्म हुई, पटाखे बिक गए और हम अलग अलग रास्ते पे, तो ये कहेंगे भैया तुम्हें अब काम पकड़ते रहेंगे, तुम अभी टैक्स जमा करा दो। तो शॉर्ट पीरियड के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कोई काम करते हैं तो उस पर टैक्स जमा कराना पड़ता है उन्हें 174A में। सेक्शन 175 कहता है कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहा है ताकि बाद में वो टैक्स ना दे पाए, टैक्स बचाने के लिए, तो उससे भी ये कहा जा सकता है कि भैया टैक्स जमा करा दो अभी। और सेक्शन 176 कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो, डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो हो सकता है आपसे कहा जाए कि भैया टैक्स जमा करा दो, क्योंकि आप बिजनेस बंद कर रहे हो, बाद में आपका कोई भरोसा नहीं है, आप हमें टैक्स दोगे या नहीं दोगे। कई बार क्या होता है कि आपने पिक्चर देखी होगी रेड, अजय देवगन होता है और एक घर में जाता है और उस घर में जाकर के बहुत सारा पैसा निकलता है ना। तो उस सिचुएशन में जो पैसा मिला, अब उस पर टैक्स कब देना है? उस पर उसी साल पैसा देना है जब वो पैसा मिला। तो वो क्या क्या हो सकता है? अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो सकती है, जैसे कैश क्रेडिट, आपका कहीं कैश मिला, इन्वेस्टमेंट मिली, पता नहीं कब है। खैर इन्वेस्टमेंट में तो जिस साल इन्वेस्टमेंट खरीदी है उस साल की इनकम मान लेते हैं, लेकिन कैश में नहीं पता चल पाता। जैसे आपको कैश मिला 50 लाख रुपए किसी के घर पे मिले, वो 50 लाख मुझसे पूछा भैया कहाँ से आए, कहाँ से कमाए, कह रहा मुझे तो याद नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो अब हम क्या करें? आज पैसा मिला है तो आज की इनकम मान ले। इन्वेस्टमेंट तो अगर हमें पता चल गया इस दिन की इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है तो उस साल की इनकम मान लेंगे, कुछ नहीं कहा तो इस साल की। ठीक है ना। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है बुक्स में पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं है, जैसे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट बुक में 20 लाख की दिखा रखी है, तो 30 लाख रुपए क्या है? डिस्क्लोज्ड इनकम, वो इनकम मान ली जाएगी। इंपॉर्टेंट एक अजीब सी बात बताता हूं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। देखिए हम बात कर रहे हैं इनकम की और यहां आ रहा है एक्सपेंडिचर। आप एक बार बताओ, एक इंसान ने अपनी बिटिया की शादी करी, 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उससे पूछा कि 2 करोड़ रुपए आए कहां से, तो जवाब नहीं दे रहा। वो 2 करोड़ रुपए आए होंगे तभी तो खर्च हुए होंगे। अब अगर वो ये कह रहा है उधार लिए, ऐसा तो बोल नहीं रहा वो, क्योंकि अगर कहेगा उधार लिया तो हम पूछेंगे किससे उधार लिया भाई बताओ। जिस इंसान से उधार लिया उससे कहेंगे तेरे पास कहां से आए। वो ये नहीं कह रहा उधार लिया, वो कह रहा है पता नहीं मुझे याद नहीं कहां से पैसे आए। तो जब उसने खर्चा करा और बता नहीं रहा कहां से आया, तो इनकम हुई है तभी तो खर्चा किया, तो उस खर्चे को इनकम मान लिया जाएगा उस साल की जिस साल उसने खर्चा किया। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, ये पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम होता था जहां पर नंबर 2 में पैसे का लेन देन होता था, तो उसको भी हम
अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानते हैं। अगर किसी पे सपोज लिखा हुआ मिला कि मैंने उससे 50 लाख रुपए लेने हैं, एक कच्चा कागज कह सकते हैं, तो उसको भी हम इनकम मान लेते हैं। इनकम टैक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए, टैक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट को वही इंसान जमा करा रहा है जिसकी जेब से जा रहा है। जैसे मुझे मेरी जेब से इनकम टैक्स जा रहा है और मैं खुद ही जमा करा रहा हूं, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो मेरी जेब से जा रहा है लेकिन मैं खुद गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करा रहा। जैसे सेल्स टैक्स, जीएसटी, ये सब होता है। जैसे मैंने पेट्रोल डलवाया पेट्रोल पंप पर जाकर, तो पेट्रोल के पैसे दिए मैंने, उस पेट्रोल पर भी टैक्स लगता है, लेकिन वो टैक्स मैं गवर्नमेंट के पास जाकर जमा नहीं करा रहा, मैंने तो पेट्रोल पंप वाले को पैसे दे दिए। वो पेट्रोल पंप वाला आगे क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर टैक्स लगता है। तो लेकिन मैं सीधा गवर्नमेंट को वो वाला टैक्स सीधा सीधा अपने नाम से जमा नहीं करा रहा हूं, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट, ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं। इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पर्सन, उसमें 7 लोग पढ़े थे कौन कौन होते हैं, तो उन्हीं की इनकम पे ही इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स इज डिवाइड ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की इनकम पे ही हम इनकम टैक्स लगाते हैं। इनकम टैक्स इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल टैक्स रेट, इसके कुछ टैक्स रेट होते हैं, उसी के हिसाब से हम टैक्स रेट लगाते हैं। और इनकम टैक्स शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू अवॉइड पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। तो गौर, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है, तो जिस इंसान के ऊपर टैक्स लग रहा है उसे खुद ही जमा कराना है। जैसे मेरे ऊपर टैक्स है तो मुझे खुद ही जमा कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आईटीआर होती है, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। तो उस इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर फॉर्मेट होता है, मेरी कौन कौन सी इनकम है, किस किस चीज की इनकम है, तो वो सारी इनकम में खुद से लिखूंगा, फाइल करूंगा, और उसकी एक ड्यू डेट होती है, उससे पहले पहले मुझे खुद ही जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उससे बचाने के लिए मुझे ड्यू डेट से पहले ही जमा कराना पड़ेगा। जैसी ड्यू डेट है 31 जुलाई इंडिविजुअल के लिए, तो 31 जुलाई से पहले ही मुझे खुद टैक्स जमा कराना है और आईटीआर भी जमा कराना है, अगर मेरा टैक्स देना बनता है तो। अब आईटीआर में जमा क्या कराएंगे, क्या लिखेंगे, उसमें कैसे कंप्यूटेशन करेंगे इनकम की, तो पूरा इनकम टैक्स हमारा है ही यही कि हम इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। तो इनकम की जो इनकम है उसे 5 हिस्सों में बांटा गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी इनकम सैलरी से हो सकती है। आप अगर कहीं जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा। आप अपना घर किराए पर दे सकते हैं, तो उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप अपना घर किराए पर दीजिए, जो रेंट मिल रहा है वो आपका क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, तो जो बिजनेस और प्रोफेशन से आपका प्रॉफिट आता है वो सब भी आपका टैक्सेबल होता है। थर्ड, हेड ऑफ इनकम, इसे हेड ऑफ इनकम, 5 हेड ऑफ इनकम बोलते हैं। फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इसे पीजीबीपी बोल देते हैं शॉर्टकट में, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। कैपिटल गेन हो सकता है, जैसे आपने कोई अपनी एसेट महंगे दामों में बेची, आपने घर खरीदा 50 लाख का, 1 करोड़ का बेचा, आपने कोई ज्वेलरी खरीदी और महंगी बेची, शेयर्स खरीदे महंगे बेचे, तो ये सारी चीजें कैपिटल गेन में आती हैं। तो कोई एसेट आप महंगी बेचेंगे तो वो सब कैपिटल गेन में आएगा। इसके अलावा लास्ट हेड होता है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का मतलब है कि जो इनकम चारों हेड में नहीं आ रही है वो यहाँ पर आएगी, ताकि कोई भी इनकम छूटे ना। वैसे मेनली यहाँ पर इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैजुअल इनकम, लॉटरी इनकम, ये सारी चीजें आती हैं। तो इन पांचों हेड को हम अलग अलग तरीके से चैप्टर से कंप्यूट करेंगे। जैसे हमारा जब हम इनकम कंप्यूट करेंगे तो फर्स्ट हम सैलरी पढ़ेंगे, सैलरी में बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट, बहुत कुछ होता है, हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन मिलती है हमें। तो सेक्शन 16 फर्स्ट ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन है,
सेकंड में एंटरटेनमेंट अलाउंस है और थर्ड में प्रोफेशनल टैक्स है। ये जब हम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, उसको निकालने का एक अलग तरीका है, उसमें सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलती है। फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इनकम निकालने का अलग मेथड है। कैपिटल गेन के चैप्टर में अलग है मेथड, उसमें अलग अलग डिडक्शंस मिलती हैं। अदर सोर्सेज में सेक्शन 57 में डिडक्शन मिलती है। तो ऐसे अलग अलग चैप्टर में अलग अलग हेड में हमें अलग अलग मेथड से इनकम निकालनी है और पांचों इनकम को जोड़ेंगे जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। पांचों इनकम को ऐड करेंगे, उन पांचों इनकम को जब ऐड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में चैप्टर 6 ये है जिसमें लिखा है इनकम टैक्स में कि डिडक्शन मिलेगी हर हेड में। सैलरी में सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलेगी, हाउस प्रॉपर्टी में 24 में मिलेगी, PGPP में सेक्शन 30 से लेकर 36 तक मिलेगी, और आपका कैपिटल गेन में 54 में मिलेगी, और अदर सोर्सेज में 57 में मिलेगी। तो ये अलग अलग हमारे पास डिडक्शंस है। उसके बाद में पांचों हेड को जोड़ने के बाद सेक्शन 80C से 80U में और डिडक्शन मिलेंगे, खूब डिडक्शन मिलेंगे, आपको बहुत सारी डिडक्शन मिलेंगी। जब हम 80C से 80U में डिडक्शन दे देंगे तो उसे बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, और टैक्स लगाने के बाद वो टैक्स का रेट क्या होगा वो भी अभी हम देखेंगे। टैक्स लगाने के बाद में उसमें कोई एडवांस टैक्स है आपका, आपने एडवांस टैक्स जमा किया या TDS कटा है तो वो माइनस होके टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी कि आपको कितना टैक्स देना है। ये याद रखना है, जो टोटल इनकम है उसे नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे, ये सेक्शन 288A में लिखा है। और जो आपका टैक्स बनता है, टोटल टैक्स जो बनता है उसे भी नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे, ये सेक्शन 288B में लिखा हुआ है। तो ये दोनों सेक्शन है जो हमें बताते हैं कि भैया कैसे आपको इनकम को राउंड ऑफ करना है। देखिए अब बात करते हैं फाइनेंस एक्ट की। आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में 1 फेब को, पहले क्या होता था, पहले अलग दिन होता था, फेब के लास्ट दिन हमारा बजट आता था, अब उसे धीरे धीरे 1 फेब को कर दिया है। और गॉड नोज आगे जाकर और कुछ चेंजेस करें, लेकिन 1 फेब को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हमारे पार्लियामेंट में एक बजट अनाउंस करते हैं। उस बजट में इनकम टैक्स के सारे रेट्स रूल्स भी आते हैं, तो जो भी चेंजेस है वो सब आ जाता है, तो उसे फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन। एक बजट सेशन होता है स्पेशल पार्लियामेंट में, उसमें फाइनेंस बिल बोलता है। देखिए जब भी कोई एक्ट आता है उससे पहले उसे बिल बोला जाता है, जब वो राज्यसभा लोकसभा से क्लियर हो जाता है, मेजोरिटी से पास हो जाता है, और जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तब उसे एक्ट बोलते हैं, उससे पहले उसे बिल बोलते हैं। When the finance bill is passed by both the house of the parliament, मतलब लोकसभा राज्यसभा, and get the assent of the president, it becomes the finance act। तो जब तक कोई भी, केवल इसके लिए नहीं, कोई भी है, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज बिल, ऐसी अमेंडमेंट बिल वही बोलते हैं। अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर, और हम उसको, और भी बहुत सारे एक्ट हैं, लॉ हैं, उन सब में भी अमेंडमेंट होती है। इसके 3 अलग अलग स्केड्यूल होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट स्केड्यूल होता है फाइनेंस एक्ट का, उसमें 4 हिस्से होते हैं जहाँ रेट बता रखे होते हैं। जो पार्ट 1 होता है, फर्स्ट स्केड्यूल जो होता है, वो टैक्स रेट बताता है करंट असेसमेंट ईयर का। जो इस असेसमेंट ईयर का जो रेट होता है वो पार्ट 1 में लिखा होता है। अकॉर्डिंगली पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल टू द फाइनेंस, मान लिया अब जैसे फाइनेंस एक्ट 2023 है, उसका जो पार्ट 1 है वो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए हमें बताएगा कि क्या उसके टैक्स रेट आएंगे। पार्ट 2 होता है, वो रेट बताता है TDS का, फाइनेंशियल ईयर का। जैसे पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2022 का है, तो वो 22 फाइनेंस ईयर का हमारा बताएगा TDS का रेट है क्या है। और अगर ये फाइनेंस एक्ट 2023 का है, जैसे 23 में फाइनेंस एक्ट आएगा, तो उसके अंदर जो TDS रेट आएंगे वो हमारे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 23-24
और ये असेसमेंट ईयर क्या हो गया 24-25। इसका मतलब 1 साल एडवांस में हमें पता चल जाता है कि अगले साल के क्या रेट होने वाले। पार्ट थर्ड, गिव द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में हमें क्या टीडीएस का रेट लगाना है वो हमें पार्ट 3 में लिखा होता है। एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए पार्ट 4 हमें बताना है एग्रीकल्चर इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा। तो ये सारी हमें अलग अलग पार्ट बताते हैं। मैंने बताया था इनकम टैक्स एट 1961 पढ़ रहे हैं हम, और 1962 में हमारे रूल्स आए थे इसके। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसको कौन देखता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे आपने सेबी का नाम सुना होगा, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, देखता है। तो यहाँ इनकम टैक्स से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड हमारा एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, वो सब देखता है। सीबीडी के पास रूल बनाने की पावर है, ठीक है, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टाइम टू टाइम इनके रूल के थ्रू ही होता है। रूल के सब रूल भी होते हैं, प्रोविजो होते हैं, एक्सप्लेनेशन होती है। प्रोविजो टू ए रूल, सब रूल स्पेल आउट द एक्सेप्शन टू द लिमिट। प्रोविजो का या प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। जैसे कोई एक्ट, कोई सेक्शन है, कोई रूल है, उसमें ये लिखा है भैया ये काम करना है लेकिन इस सिचुएशन को छोड़कर, तो एक्सेप्शन जो होता है वो प्रोविजो के नाम से होता है। कंडीशन, गाइडलाइंस, बेसिस, वैल्यूएशन, सब कुछ हमारे रूल, सब रूल और एक्सप्लेनेशन में दिए होते हैं। मतलब एक इनकम टैक्स में सेक्शन में लिखा है भैया ये काम करना है, उसमें बड़ी कंफ्यूजन है ये काम कैसे करना है, क्यों करना है, तो उसके सारे एक्सप्लेनेशन वगैरह आएंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, गाइडलाइन आएंगे। इसके अलावा टाइम टू टाइम सर्कुलर और नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं। तो सर्कुलर क्या होता है? Circulars are issued by CBDT from time to time, deal with certain specific problem and to clarify doubt regarding the scope and meaning of certain provision of the act. मान लिया एक्सप्लेनेशन भी है, उसके बाद भी क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा और डाउट चल रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो जब सीबीडीटी को पता चलता है कि भैया लोगों के मन में डाउट है और उन्हें इस सेक्शन या इस रूल के बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो सर्कुलर इशू करके बता देते हैं कि भैया इसके बारे में ये काम करना है। सर्कुलर आर इशू टू द गाइड ऑफ द ऑफिसर एंड एसएससी। ये किसी भी ऑफिसर की गाइडेंस के लिए और एसएससी की गाइडेंस के लिए इशू किए जा सकते हैं। द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस सर्कुलर की बात माननी पड़ेगी। वाइल सच सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी, एसएससी की मर्जी है वो इसे माने ना माने, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये मानना पड़ेगा। दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर। अब मान लिया 2 सर्कुलर आए, एक मेरे लिए फायदे का सौदा हो रहा है, एक नुकसान है, तो जो नुकसान कर रहा है मुझे, मैं उसे ना मानूं, और जो मुझे फायदा कर रहा है मैं उसे मान लूं। सर्कुलर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता एसएससी के ऊपर। एक तरीके से सर्कुलर एसएससी के फायदे के लिए इशू किए जाते हैं। एक होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। The CBT is also empowered to make and amend rule for the purpose of the act by issue of notification, which are binding on both department and SSC। मान लिया गवर्नमेंट को कोई नया रूल लाना है या सीबीडीटी को भी कुछ ऐसी चीज बतानी है जो दोनों पे एप्लीकेबल हो, ना केवल डिपार्टमेंट पे बल्कि एसएससी को भी माननी पड़ेगी वो बात, वो डिनाई नहीं कर सकता, तो उसे हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो ये सर्कुलर और नोटिफिकेशन हो गया। इसके अलावा केस लॉ होते हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अलग अलग केस डिसाइड करते हैं, और अगर उस बारे में इनकम टैक्स में कुछ लिखा नहीं है तो वो केस भी एप्लीकेबल होंगे, वो केस की भी डिसीजन को माना जाएगा। तो केस लॉ होते हैं। केस लॉ रिफर टू द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। द स्टडी ऑफ केस लॉ इज एन इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। It is not possible for Parliament to conceive and provide for all possible issues that may arise in the implementation of Act. Suppose इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बात लिखी है और उसके बारे में रोज हजारों केस डिसाइड हो रहे हैं, केस किए जा रहे हैं कोर्ट में। अब एक एक बात के बारे में सर्कुलर या नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जा सकता। तो उसमें क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट यह है कि अगर कोई कोर्ट ने डिसीजन लिया और उससे एग्री करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी या गवर्नमेंट, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे का मतलब है कि जो कोर्ट ने डिसाइड किया वही एप्लीकेबल हो जाएगा एज ए लॉ। तो उससे क्या फायदा होगा, उन्हें बार बार सर्कुलर नोटिफिकेशन हर चीज के लिए इशू नहीं करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट ने चाहती है कि भैया इसको इस तरीके से किया जाए और वही बात कोर्ट ने कही है,
तो जो कोर्ट ने कही है वही बात हम लॉ की तरह मान लेंगे। Hence, the judiciary will hear the dispute between the assessee and department and give decision on various issue. जैसे मान लिया मैं हूं और मुझे किसी बात से तकलीफ है, मैं नहीं मानता, मुझे लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है, मैंने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट ने केस डिसाइड करा, अब जो डिसाइड किया है वो माना जाएगा, है ना। तो वेरियस इशू पर कोर्ट डिसाइड करता है। इंडिया में जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहेगा तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा और वो लॉ ऑफ द लैंड माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वो ठीक है तो वो कुछ नहीं करेगी, अगर वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वो नहीं होना चाहिए तो कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर ला सकते हैं, कानून लाना पड़ेगा, लॉ लाना पड़ेगा, और वो लॉ दोनों लोकसभा राज्यसभा से पास होगा और उसके बाद में राष्ट्रपति जब प्रेसिडेंट उसे असेंट दे देगा, साइन कर देंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फिर फेल हो जाएगा उसके आगे, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे ही जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, आपको पता हाई कोर्ट जो होता है हर स्टेट का एक सुप्रीम पावर होती है और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया की पावर है। तो अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई केस, मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, हाई कोर्ट उस एरिया में एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लिया मध्य प्रदेश है, इसके हाई कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया, तो वो डिसीजन मध्य प्रदेश पे तो एप्लीकेबल है, नो डाउट मध्य प्रदेश पे एप्लीकेबल है, लेकिन सपोज एक यूपी है और यूपी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है और कोई केस आया कोर्ट में, तो कोर्ट में केस वो इस मध्य प्रदेश वाले कोर्ट को जो डिसीजन हुआ उसको एक्सेप्ट करके वैसा भी डिसाइड कर सकते हैं या वो इससे डिफरेंट भी डिसीजन दे सकते हैं। यूपी के हाई कोर्ट की मर्जी है। मान लिया इन्होंने कहा इन दो बातों में से सेकंड वाली बात माननी है, ये मध्य प्रदेश ने कहा, हो सकता है यूपी के हाई कोर्ट को ऐसा लगता हो नहीं फर्स्ट वाली बात माननी है, तो अब यूपी में फर्स्ट वाली बात मानी जाएगी, मध्य प्रदेश में सेकंड वाली बात मानी जाएगी। अगर यूपी ने कहा सेकंड तो दोनों में सेकंड ही बात मानी जाएगी, लेकिन वो उस एरिया में एप्लीकेबल है। सपोज ऐसे हर एक स्टेट के अलग अलग केस चल रहे थे बहुत सारे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि भैया पहली वाली बात मानी जाएगी। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दी तो ये सारे खत्म, ये सब बेकार हो गए, अब पूरे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वही माना जाएगा। अब गवर्नमेंट को लगता है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्स्ट वाली बात बोली ये ठीक नहीं है, हमारे हिसाब से सेकंड होनी चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लॉ में चेंज करना पड़ेगा और फिर उसमें लिखना पड़ेगा कि भैया ये सेकंड वाली बात एप्लीकेबल। तो ये सिस्टम होता है। रेट ऑफ टैक्स होते हैं, टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होते हैं, तो रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स हमारा जो हर साल फाइनेंस एक्ट कहता है वो हमें लगाना होता है। सेक्शन 2 ऑफ द फाइनेंस एक्ट रेड विद पार्ट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2023 वो बताएगा कि असेसमेंट ईयर 23-24 के क्या टैक्स रेट है, ये अभी हमने पढ़ा भी था। फर्स्ट स्केड्यूल के 4 पार्ट पढ़े थे, उसका फर्स्ट पार्ट उस ईयर के असेसमेंट ईयर के हमें टैक्स रेट बताएगा, और जो सेकंड है वो प्रीवियस ईयर के रेट बताएगा। अब इसका सिस्टम कैसे चलता है, मान लिया इस पर्टिकुलर ईयर का जो पार्ट 1 है फर्स्ट स्केड्यूल का, वो इस असेसमेंट ईयर का रेट बता रहा है हमें, और जो पार्ट सेकंड है वो इस असेसमेंट ईयर का नहीं, इस प्रीवियस ईयर का रेट बता रहा है इसी साल का, तो वो प्रीवियस ईयर मतलब अगला असेसमेंट ईयर। समझ रहे हो, मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लिया ईयर है जैसे यहाँ 23 का फाइनेंस एक्ट, तो इसका पार्ट 1 हमें बता रहा है असेसमेंट ईयर 23-24 का, असेसमेंट ईयर 23-24 का रेट बता रहा है, और पार्ट सेकंड प्रीवियस ईयर 23-24 का रेट बता रहा है। अब प्रीवियस ईयर 23-24 का मतलब असेसमेंट ईयर 24-25। अब अगला साल आएगा, अब ध्यान से समझना, अगला साल आएगा फाइनेंस एक्ट 2024, पार्ट 1 क्या बताएगा, असेसमेंट ईयर
2024-25 के रेट बताएगा, जो ऑलरेडी पिछले साल पार्ट 2 में बताए जा चुके हैं। तो पिछले साल पार्ट 2 में यही तो बताया था, तो ये पिछले साल का पार्ट 2 इस साल का पार्ट 1 बन जाएगा। और अब यहाँ पार्ट सेकंड में क्या बताएंगे, पार्ट सेकंड में हम प्रीवियस ईयर 2024-25 के रेट बताएंगे, इसका मतलब असेसमेंट ईयर 2025-26। जब नेक्स्ट ईयर आएगा फाइनेंस एक्ट 2025, तो इसके पार्ट 1 में क्या बताएंगे, असेसमेंट ईयर 2025-26 के रेट, जो पिछले साल ऑलरेडी पार्ट 2 में बताए जा चुके हैं। तो ये पिछले साल का पार्ट 2 इस साल का पार्ट 1 बन जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहां पर इसी वजह से लिखा हुआ है कि हमारा जो पार्ट 2 है उसमें टीडीएस के रेट बताए जाते हैं, तो पार्ट 3 यही वो दोबारा पार्ट 3 में सैलरी के, और यहाँ लिखा है पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये सब इसी हिसाब से हमारा चलता रहता है। अब हमारे इनकम टैक्स के रेट क्या है, असेसमेंट ईयर 2023-24 के रेट क्या है, जिसे हम स्लैब रेट बोलते हैं। तो बात करते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 में जो हमारा इनकम टैक्स का स्लैब और टैक्स रेट है वो क्या है। अगर इंडिविजुअल है, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, ये रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट क्या होता है वो तो अभी हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर 60 साल से कम है, 60 साल से कम है एज, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा टैक्स रेट क्या होगा, 60 साल अब कब, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन। अब प्रीवियस ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर 23-24 का प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो इस 22-23 का आखिरी दिन मतलब हो गया 31 मार्च 23। तो कोई इंसान 31 मार्च 2023 तक अगर 60 साल का नहीं हुआ है तो उसके लिए टैक्स रेट ये हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। शुरू के 2.5 लाख फ्री है, कोई टैक्स रेट नहीं है। अगले 2.5 लाख से 5 लाख के मतलब नेक्स्ट 2,50,000 जो हमारा टैक्स रेट है वो 5% है। 5 लाख से 10 लाख मतलब नेक्स्ट 5 लाख हमारा टैक्स रेट 20% है, और उसके ऊपर 30% है। इसे बोलते हैं स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाना, इसे बोलते हैं स्लैब सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लिया, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लिया टैक्स निकालना है 3 लाख पर, 3 लाख पर, ठीक है। तो 3 लाख पर टैक्स निकालना है तो फर्स्ट 2,50,000 पे तो जीरो हो जाएगा। अब 3 लाख में शुरू के 2.5 लाख पे तो नील हो गया। अब बचे हुए 50,000 पर, नेक्स्ट 50,000 पर जो टैक्स लगेगा वो 5% के हिसाब से लगेगा। तो 50,000 का 5% 2,500 रुपए, 2,500 रुपए 2,500 का टैक्स लगेगा। सपोज जो हमारा टैक्स अमाउंट है, हमें टैक्स लगाना है 6 लाख पर। तो फर्स्ट 2,50,000 पर तो नील हो जाएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% लगेगा, 12,500। 2,50,000 का 5%। अब ये 5 लाख हो गए, 6 लाख में से 5 लाख ये हो गए, तो बचे कितने, 1 लाख। तो नेक्स्ट 1 लाख बचे इसमें, इसके ऊपर 20% के हिसाब से 20,000, तो 32,500 हो जाएगा। अब मैं थर्ड एग्जांपल जो बताता हूँ 10 लाख से ऊपर का बताता हूँ। मान लिया टैक्स 11 लाख पर लगाना है, तो फर्स्ट 2,50,000 पर नील, फर्स्ट 2,50,000 पर नील, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% के हिसाब से 12,500, और नेक्स्ट
5 लाख पर 20% मतलब 1 लाख, और नेक्स्ट 1 लाख, क्योंकि 10 लाख से ऊपर 11 लाख है तो 1 लाख ऊपर होगा, उस पर 30%, तो 1 लाख का 30% मतलब 30,000, तो टोटल मिलाकर 142,500 हो गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, अगर 10 लाख से ऊपर कभी भी होगा तो ये स्टेप हमें हर बार करना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर होगा तो बजाय हम 10 लाख से ऊपर होगा ये स्टेप हमेशा करें, हम ये बोल सकते हैं कि 10 लाख रुपए की इनकम पर जो टैक्स होता है वो होता है 1,12,500। तो हम आराम से यहाँ क्या कह सकते थे, 10 लाख पे तो इतना ही होता है, और 10 लाख से ऊपर 1 लाख और है, उसके ऊपर 30% लगाया 30,000, तो हम सीधा सीधा कह देते हैं 142,500। तो जब भी 10 लाख से ऊपर की हमारी टैक्सेबल इनकम होगी तो हम लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम करना है कि 10 लाख पर 1,12,500 और उसके ऊपर हमें जो भी इनकम है उस पर 30% लगाना है। ये हमने किसके लिए निकालना सीखा, ये हमने निकालना सीखा अगर कोई भी इंसान सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 साल से कम एज का है तो। अब अगर वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो एक तो रेजिडेंट होना चाहिए और सीनियर सिटीजन होना चाहिए। रेजिडेंट क्या होता है, वो रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। मोटे तौर पे ये मानो जो साल में 6 महीना रहता है, ऐसा मान लो, आगे जाकर हम डिटेल में देखेंगे। तो एक सीनियर सिटीजन वो है जो रेजिडेंट है और साथ में एक 60 साल का हो गया है प्रीवियस ईयर में, तो 60 साल का हो गया, लेकिन 80 साल का नहीं हुआ, क्योंकि 80 साल पे वो सीनियर सिटीजन से ज्यादा सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा, उसको और फायदा देंगे और छूट देंगे। तो अगर 60 साल से 80 साल के बीच का कोई इंसान है और रेजिडेंट है तो उसका टैक्स रेट में शुरू के 2.5 लाख की जगह शुरू के 3 लाख फ्री है। अभी हमने क्या सीखा था, नॉर्मल, मैं पहले लिखता हूं, हमने क्या सीखा था, अप टू 2,50,000 नील था अगर 60 साल से कम एज होती है, लेकिन 60 साल की एज हो गई और वो कौन हो गया, रेजिडेंट हो गया। दो बातें हैं, 60 साल की एज और रेजिडेंट, तो उसकी इनकम 2.5 लाख की जगह 3 लाख फ्री हो गई। बाकी सब वही है, पहले हमने फिर 2.5 से 5 देखा था, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%, सब कुछ वही है। फर्क क्या है कि हमारा 50,000 रुपए एक्स्ट्रा छूट मिलेगी अगर कोई 60 साल का हो गया। हमने कहा भैया 60 साल के हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो आपको छूट दे देते हैं। यही अगर रेजिडेंट भी है और सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन जो बेचारा 80 साल से ऊपर हो गया, अब 80 साल से ऊपर तो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो गया, तो उसके अपनी बीमारी वगैरह पर इधर उधर बहुत खर्चा होगा, तो उसको हमने शुरू के 5 लाख ही माफ कर दिए। शुरू का 2.5 नहीं 3 नहीं, सीधा 5 लाख माफ, तो शुरू के 5 लाख पे 0 और फिर उसके बाद सेम हिसाब। तो ये 3 कैटेगरी हैं। अगर क्वेश्चन में एज नहीं दी तो हम हमेशा मानते हैं 60 साल से कम का है, और अगर एज दी है तो साथ में ये देखेंगे रेजिडेंट है और एज दी है तो उस हिसाब से टैक्स लगा देंगे। अब यहाँ टैक्स लगाने के बाद टैक्स के ऊपर एक टैक्स और लगता है जिसे सरचार्ज बोलते हैं। सरचार्ज का मतलब टैक्स पे टैक्स। अब ये कब लगता है जी, ये टैक्स पे टैक्स तब लगता है जब टोटल इनकम हमारी, ये क्या है अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिखा है ये अभी तो नहीं पता चलेगा, बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी इसीलिए लिखना जरूरी है कि बाद में जब आप ये बात देखें तो आपको समझ में आ जाए। तो जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आप पे 10% का सरचार्ज लगेगा। तो सरचार्ज होता है टैक्स पे टैक्स। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पुराने जमाने में सुपर टैक्स था, जिसकी ज्यादा इनकम है उस पर टैक्स लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 50 लाख से ऊपर इनकम है तो आपकी बहुत सारी इनकम है, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़े, ज्यादा टैक्स देना चाहिए उन लोगों के मुकाबले, तो आप पर 10% का टैक्स पे टैक्स लगाएंगे। तो ये कैसे लगेगा इसे मैं समझाता हूँ। मान लिया आपकी इनकम है 60 लाख, तो 60 लाख की इनकम है तो शुरू के 10 लाख पे, तो मैंने बताया था ना शॉर्टकट, 10 लाख पे तो 1,12,500 का टैक्स बैठ ही गया अगर वो 60 साल से कम एज का है, तो यही हम एज्यूम करें। अब बचे 50 लाख,
और 50 लाख पे 30% लगेगा 15 लाख। तो इसका टैक्स इस तरीके से 16,25,000 होना चाहिए था, नहीं 16,12,500 होना चाहिए था। ठीक है, अब इतना टैक्स नहीं है, प्लस इस पे हम 10% सरचार्ज भी ऐड करेंगे। सरचार्ज होता है टैक्स पे ऊपर टैक्स, तो 1,61,250 रुपए, मतलब इसका 10%, टैक्स का 10%, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो जो टैक्स आया उसके ऊपर 10% ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 17,73,750। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, उसे सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 15% है। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 25% लगेगा। तो इतनी बुरी हालत है कि आपका टैक्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो ये 3 हमारे सरचार्ज का टैक्स है, 10, 15 और 25। और the rate of surcharge on the income tax payable on the portion of dividend income and capital gain chargeable to section 111A and 112A not exceeding 15%। तो ये बोल रखा है कि हमारा जो है टैक्स रेट जो है वो 15% से ज्यादा नहीं जाएगा इन इनकम पर। ये बाद में आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके अलावा ये बोल रखा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये क्या होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स मिलाया, टैक्स मिलाने के बाद सरचार्ज मिलाया, सरचार्ज मिलाने के बाद ये तो हर एक पे लगेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, 4% सब पे लगाना है, तो 4% सब पर ही लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने आपको एग्जांपल जितने भी बताए उसमें बताता हूं। जैसे 6 लाख रुपए की हमारी टैक्स आया था, 3 लाख पर 32,500, इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा, 4% 32,500 का। 11 लाख पे मैंने आपको बताया था टैक्स 142,500 आया, इस पे अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा 4%, तो कितना हो गया 142,500 का 4% 5,700, ये भी ऐड होगा अभी, तो इसको 148,200 देना पड़ेगा। अब ये सेस का मतलब क्या होता है? देखिए, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कहीं पे भी यूज कर लेती है, सेस का पैसा जो नाम है वही यूज करेगी। जैसे इसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो गवर्नमेंट इसका पैसा हेल्थ और एजुकेशन पे ही खर्च करेगी, इस 5,700 को। जैसे ये आया था हमारा, अब देखो यहाँ और आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आपने पहले टैक्स लगाया 16,12,500, सरचार्ज लगाया, ऐड करके ये आ गया। अब इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा, तो 17,73,750 इंटू 4%, 70,950, और ये ऐड करने के बाद 18,44,700, मतलब इस पर 60 लाख पे बेचारे पे इतना टैक्स पड़ गया। और ये अगर ज्यादा होगा तो और भी ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब थोड़ी सी सेक्शन 87A में हमें थोड़ी सी रिबेट मिलेगी, वो क्या होती है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा नॉर्मल टैक्स रेट क्या है? अप टू 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, और रिमेनिंग जितनी भी इनकम है 30%। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया ध्यान से समझिए। 2.5 लाख से ऊपर होते ही आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इन्होंने कहा कि वो लोग जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच वाले हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है फिर तो बात खत्म, फिर तो ये है। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कहीं स्टैंड करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना। कैसे नहीं देना उसे समझो। मान लिया आपकी इनकम है
टैक्सेबल इनकम 4 लाख। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं कैसे निकालेंगे। सेक्शन 87A की रिबेट कैसे मिलेगी। आपकी इनकम है 4 लाख, फर्स्ट 2,50,000 तो नील हो गया, इनकम टैक्स कुछ नहीं लगेगा। अब बचा कितना, 1,50,000, इस पे 5% लगता है, तो इसमें अगले 1,50,000 पर 5% के हिसाब से लगेगा। तो 1,50,000 पर 5% होता है 7,500। तो नॉर्मली अगर नॉर्मल केस होता तो हम क्या करते, 7,500 प्लस सेस लगा देते, लेकिन सेस लगाने से पहले होता है 87A। तो यहां पर हमने टोटल किया 7,500 और यहां पर लेस होगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। लेकिन इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो तो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 4 लाख है। और दूसरा, आपका जो अमाउंट है रिबेट का वो 12,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब आपको जो रिबेट मिलेगी 7,500 या 12,500, जो भी कम हो। तो आपको क्या करना है, स्टेप वन लगाना है। पहले देखो कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो। अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है तभी आपको रिबेट मिलेगी, और फिर रिबेट देते हुए साढ़े जो एक्चुअल हमारा टैक्स है, ये 12,500 जो भी कम है उतना आप रिबेट दे दो, तो इनका टैक्स हो गया नील। अब इसके बाद में हम ऐड करते हैं सेस, क्योंकि ये टैक्स ऑलरेडी 0 है तो सेस भी 0 हो गया। याद रखना सेस बाद में आता है, अगर आपने सेस पहले लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो अभी और एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन 4 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर होगा अगर टैक्सेबल इनकम, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं रिबेट के, जैसे आपकी टोटल इनकम 270 है, उसके ऊपर टैक्स बनता है 1000, तो आपको 1000 की रिबेट मिल जाएगी। 360 है, टैक्स बनता है 5500, 5500 की रिबेट मिल जाएगी। 490 की आपकी इनकम है, 12,000 का टैक्स है, 12,000 की रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी 12 लाख रुपए की इनकम है तो रिबेट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 लाख से ऊपर की इनकम पे रिबेट नहीं मिलती, तो इसके ऊपर कोई रिबेट नहीं मिलेगी। आपका टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस जो भी है, सिचुएशन सरचार्ज तो अभी इस पे लगना नहीं है, लेकिन अगर लगना होता तो भी, और सेस भी ऐड करके आ जाएगा। तो ये तो इंडिविजुअल के थे, हमने सारे केस देख लिए। मेन इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल का ये ज्यादा आपके लिए, बाकी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में, यहाँ पर अब मैं एग्जांपल देकर नहीं कराऊंगा, स्पीड में आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि टैक्स रेट और रुपए क्या है। पार्टनरशिप फर्म पर 30% है, कोई स्लैब लिमिट नहीं है कि शुरू के इतने पे इतना इतना नहीं, सीधा 30% है। सरचार्ज है 12% अगर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम होगी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो सब पे लगना ही लगना है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, सरचार्ज के लिए लिमिट होती है। कंपनी पर बात करें तो कंपनी, अगर हमारी जो प्रीवियस ईयर 20-21 की, अगर हमारी जो इनकी ग्रॉस रिसीट है तो 400 करोड़ की लिमिट है, 400 करोड़ से ज्यादा इनकी ग्रोस रिसीट नहीं है तो 25% का टैक्स रेट है, और अदरवाइज 30% का टैक्स रेट है। ठीक है। इनकेस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनका सेटअप और रजिस्ट्रेशन 1/10/2019 के बाद हुआ है, लेकिन जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 2024 से पहले करी है, और अगर वो एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAB, वो अभी हम देख लेते हैं, तो 15% लगेगा उनके ऊपर, जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAA, तो वहां पर क्या लिखा है, 22% ऑफ द डोमेस्टिक इनकम, और 115BAB जो भी इनके लिए कंडीशन है। अभी हम BAB भी देख लेते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया, आपके लिए ये सब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और इस पर अगर फॉरेन कंपनी है उसका टैक्स रेट 40% है। सरचार्ज की बात करें, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का सरचार्ज भी बता रखा है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ की इनकम के बीच में और 10 करोड़ से ऊपर की इनकम पे क्या सरचार्ज लगता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 115BAC, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। उनके पास ऑप्शन है, वो चाहें तो अभी अभी हमने इंडिविजुअल का टैक्स रेट पढ़ा, वो चाहें तो अपनी इनकम अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेशल रेट एज फॉलोइंग कंसेशन रेट, वो चाहें तो कुछ कंसेशन रेट से टैक्स दे सकते हैं। और देखो कंसेशन रेट ज्यादा है, जैसे अभी हमारा था 2.5 लाख तक नील, यहां पर भी 2.5 लाख तक नील है, सेम है। अगले 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, ये भी सेम है। लेकिन अगले हमारे 5 लाख से 10 लाख पे 20% था, लेकिन यहाँ 5 लाख से 7.5 लाख पे 10% है, 7.5 लाख से 10 पे 15% है, 10 से 12.5 पे 20 है। तो बहुत ही कंसेशनल टैक्स रेट है ये, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या है? इफ दे डू सो, तो उन्हें कुछ एग्जामिशन और डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो हम डिटेल में बाद में देख लेंगे। तो उन्हें लीव टेबल कंसेशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, उन्हें सेक्शन 80C to 80U में कुछ डिडक्शन नहीं मिलेंगी। तो मतलब अगर आप बहुत सारी डिडक्शन को छोड़ना चाहते हो तो आपको ये सब मिल जाएगा, टैक्स रेट काफी कम है। ठीक है, तो इसे हम बाकी डिटेल में देखेंगे बाद में जब टैक्स निकालना सीखेंगे। एचयूएफ, एओपी, बीओआई या अदर आर्टिफिशियल पर्सन के लिए टैक्स रेट हमारा वही है जो इंडिविजुअल वाला टैक्स रेट था। सरचार्ज और एजुकेशन सेस दे रखा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बहुत कम टैक्स रेट है। ये आज से 20-25 साल पहले इंडिविजुअल का टैक्स रेट होता था, क्योंकि उनका टैक्स रेट बढ़ता गया, चेंज होता गया, इनका वैसा का वैसे ही है। और सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बता रखा है। लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट बता रखा है 30% है सरचार्ज। और ये तो ये टैक्स रेट बाकी सबके इतने, बस आपको बता दिया, कहीं बाई चांस आपको जरूरत पड़ गई तो आप देख लें, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ये है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। मैंने बताया था ना, डायरेक्ट टैक्स है तो हमें खुद ही फाइल करना है। तो कब करना है, कैसे करना है? तो नॉर्मल हमारा एक इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई डेट है, 31 जुलाई। लेकिन अगर आप कंपनी है या कोई ऐसे हैं, कोई ऐसे इंसान है जिनका बिजनेस का ऑडिट होता है, तो उन सब के लिए हमारा क्या है, 31 अक्टूबर है, विद द एसएससी अदर देन रिफर टू सेकंड बिलो। तो इसके अलावा सबका हमारा क्या है, कंपनी है 31 अक्टूबर, कोई अकाउंट ऑडिट होना है, पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ऑडिट होते हैं, उसका पार्टनर है, सबकी 31 अक्टूबर है। और अगर एसएससी ऐसा है जहां पर एक सेक्शन 92E की रिपोर्ट जाती है, वो अभी आपको जरूरत नहीं है समझने की, तो उनके लिए 30 नवंबर है। तो आप इन शॉर्ट में 2 डेट याद रखो, मेन 31 जुलाई इंडिविजुअल वगैरह सबकी, कंपनी या जिनके अकाउंट ऑडिट होते हैं उनकी 31 अक्टूबर। तो ये 2 हमारे को डेट याद रखनी है। कुछ स्पेशल टैक्स रेट है। वैसे तो ये स्पेशल जो टैक्स रेट है इनका अभी कोई यूज और सेंस नहीं है, क्योंकि अभी आपने आगे का कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब जब वो टैक्स वो हम हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे हम कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसके कुछ स्पेशल टैक्स रेट है, वो यहाँ बता रखे हैं। और लॉटरी वगैरह की इनकम, ये तो आपको कोरिलेट कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, सपोज आप गए और कुछ पैसा जीत गए तो उस पर 30% का टैक्स होता है। लॉटरी लगी, जीत गए तो 30% टैक्स होता है। ऐसे स्पेशल टैक्स रेट है कुछ। अनएक्सप्लेन मनी, जैसे रेड लगी है, रेड पड़ी किसी के ऊपर, कोई अनएक्सप्लेन मनी या इन्वेस्टमेंट निकली, तो उस पर 60% का टैक्स रेट होता है। तो ये सब उसके बारे में बता रखा है, सेक्शन 115BBE में बता रखा है कि अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो उस पर 30% का 60% का टैक्स लगेगा, उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा, उसके ऊपर सेस भी लगेगा, तो इफेक्टिवली 78% बैठेगा। ये इसलिए ताकि लोग चोरी चकारी ना करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताने से बचे ना। भैया अपना पहले ही बता दो, नहीं तो
जहां भी 10-20-30% टैक्स बैठ रहा है, बस वो 78% बैठेगा टैक्स आपका। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक ये सीखा को डेफिनेशन, एसएससी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, 5 हेड कौन कौन से होते हैं, और टैक्स रेट क्या होता है। मेनली हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है।